ये पुरस्कार उन लोगों को मिले जिन्होंने पिछले साल मानवता के लिए सबसे बड़ा काम किया हो, जो मुल्कों के बीच भाईचारा बढ़ाए, जो बड़ी सेनाओं को घटाए या खत्म करे, जो दुनिया में शांति की बैठकों और पहलों को आगे बढ़ाए। नोबेल प्राइज के फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में नोबेल प्राइज की हर कैटेगरी के लिए कुछ शर्तें रखी थी। नोबेल शांति पुरस्कार पाना आसान बात नहीं है, तभी तो ये मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसी बड़ी हस्तियों को मिला जिन्होंने पूरी दुनिया की व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया। लेकिन हर इनाम की तरह इसमें भी कुछ विवादित नाम जुड़ते रहे, जैसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, जिन्हें यह इनाम मिला लेकिन उसके बाद ही उन्होंने लाओस और कंबोडिया में बमबारी करवाई, या फिर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन जो इरगुन बम धमाकों में शामिल रहे। इतना ही नहीं, कभी कभी बहुत बड़े नाम इस इनाम से वंचित भी रह गए, जैसे महात्मा गांधी, जिनके लिए कहा गया कि इन्हें कुछ तकनीकी कारणों से ये इनाम नहीं मिल सका, और वियतनाम के ले डुक थो, जिन्होंने तो इनाम ही ठुकरा दिया क्योंकि उनका कहना था कि वियतनाम में असली शांति अभी तक नहीं आई है। फिर भी सब उतार चढ़ाव के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार आज भी सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और अब इस इनाम की दौड़ में एक नया नाम अपनी ही दावेदारी ठोक रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि मैं महान काम कर रहा हूं, आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, और इसलिए ये इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। खुद को पीस मेकर की उपाधि दे चुके ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं, जिसके लिए उन्हें अब तक 4-5 बार तो नोबेल प्राइज मिल ही जाना चाहिए था। पसेरी के भाव नहीं मिलता है, ये उनको पता होना चाहिए था। लेकिन क्या ट्रंप ने सच में 7 जंगें रुकवाई हैं? सवाल ये है, क्या उनकी उपलब्धियां उन्हें नोबेल प्राइज दिलाने के लिए काफी हैं? सवाल यह भी है। इन सारे सवालों के जवाब आज दुनियादारी में डिकोड करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें दूध का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल से ही अपनी काबिलियत के कसीदे खुद ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। उसी कार्यकाल में उन्हें इस पुरस्कार के लिए पहली बार किसी ने नामांकित भी किया था। तब साल था 2018। नॉर्वे के 2 सांसदों ने उनका नाम आगे बढ़ाया। तर्क दिया कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही। नॉर्थ कोरिया का नाम आगे भी चलता रहा। 2018 में ही अमेरिका के 18 रिपब्लिकन सांसदों ने भी यही वजह देकर ट्रंप को नॉमिनेट किया। इसके बाद इस लिस्ट में फरवरी 2019 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नाम जुड़ा। उनका भी तर्क वही था। तब ट्रंप ने कहा कि कई और लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन यह शायद उन्हें कभी दिया नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिले नोबेल प्राइज पर चुटकी भी ली। कहा कि उन्होंने ओबामा को नोबेल दे दिया। ओबामा को खुद पता नहीं था कि किस काम के लिए मिला, वो तो बस 15 सेकंड से राष्ट्रपति थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया, और मुझे तो शायद कभी नहीं मिलेगा। अब ट्रंप इस पुरस्कार के ख्वाब देखते रहे और साल 2020 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति समझौता कराने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये बात ट्रंप को हजम नहीं हुई। उसी बरस एक चुनावी रैली में ट्रंप ने इथियोपिया और इरिट्रिया में शांति का क्रेडिट खुद को दे दिया। कहा कि मैंने एक डील करवाई, एक देश की रक्षा की, और मुझे अभी पता चला कि इस काम के लिए उस देश के लीडर को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ट्रंप मन महसूस कर रह गए और नोबेल प्राइज तो क्या, सत्ता भी उनके हाथ नहीं आई। 4 बरस बाद जब अपने दफ्तर लौटे तो वही दावे फिर से करने शुरू कर दिए। कहने लगे कि उन्होंने कई जंगें रुकवाई हैं, जैसे महीने बीते, जंग रुके या न रुके, उनकी गिनती जरूर बढ़ती गई। अब ये गिनती 7 तक पहुंच गई है। हमने 7 जंगें रोकी हैं और असल में ये आंकड़ा 10 है, लेकिन हम कुछ जंगों को नहीं जोड़ रहे हैं। हमने ईरान में जो किया वो नहीं करते तो उनके पास 1-2 महीने में परमाणु हथियार होते, लेकिन हम ये नहीं होने दे सकते थे। ट्रंप की जिद को अब आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस भी दोहराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, ईरान, इजराइल, रवांडा और कॉन्गो, भारत, पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवो और इजिप्ट और इथियोपिया के बीच जंग रुकवाई। यानी ट्रंप ने अपने 6 महीने के इस कार्यकाल में औसत हर महीने एक जंग रुकवाई है। अब समय आ गया है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए।
ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये कौन सी 7 जंगें हैं जिन्हें रुकवाने का श्रेय ट्रंप खुद को देते रहते हैं। एक एक करके देखते हैं। इनमें सबसे ऊपर आती है इजराइल और ईरान की जंग। आप जानते हैं कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद दोनों देशों में जंग छिड़ गई। पहले पहल तो अमेरिका ऐसा दिखाता रहा कि वो इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे वो इजराइल की मदद करता रहा। फिर अचानक से जंग में कूद गया। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर दी। इस बमबारी ने आशंकाएं बढ़ा दी कि इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने ऐलान किया कि अब जंग खत्म, युद्ध विराम हो गया है, लड़ाई बंद करो। ट्रंप ने इसे ऐसे पेश किया जैसे उन्होंने ही सीज फायर के लिए दोनों पक्षों को तैयार किया हो, लेकिन ईरान ने इस दावे को तूल नहीं दी। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी ने इसे ईरान की जीत बताया और किसी भी तरह के सीज फायर का कोई जिक्र तक नहीं किया। इस पूरी लड़ाई का जड़ था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप ने पहले तो उस पर बमबारी करवाई, फिर सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश भी करते रहे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है, लेकिन अमेरिका की ही खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स इस दावे से मेल नहीं खाती हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। इसे सिर्फ इतना नुकसान पहुंचा है कि इसे दोबारा पटरी पर लाने में कुछ ही महीने लगेंगे, यानी रूट कॉज अब भी जस का तस है। दूसरी तरफ इजराइल ने संकेत दिए कि अगर ईरान ने फिर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो वो दोबारा ईरान पे हमला कर सकता है। यानी न ही स्थायी शांति का कोई समझौता हुआ है, न इस प्रोग्राम की निगरानी पर कोई सहमति बनी है। तो फिलहाल इस जंग का अंत नहीं, बल्कि एक कमजोर और भंगुर किस्म का सीज फायर हुआ है, ऐसा कहना ज्यादा सही होगा। ट्रंप का दूसरा दावा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाना, जंग रुकवाने का दावा करना, इस पे बात नहीं करें तो बेहतर है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सच क्या है, इसलिए तीसरे दावे पे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगला दावा थाईलैंड और कंबोडिया को लेके। तो जुलाई 2025 में कंबोडिया और थाईलैंड में सैन्य टकराव हुआ। दोनों देशों की सीमा के पास मौजूद प्रिया विहार मंदिर को लेकर विवाद था। 24 जुलाई को सीमा पर गोलीबारी शुरू हुई। दिन ब दिन मामला बढ़ता गया और 4 दिनों तक दोनों देश के बीच एक हिंसक भिड़ंत चलती रही। कुल 35 लोगों की जान गई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इस टकराव के दूसरे ही दिन ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिख दिया कि मैं अभी थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने जा रहा हूं ताकि सीज फायर की बात हो सके। यूं तो असली शांति वार्ता मलेशिया ने होस्ट की, लेकिन ट्रंप ने भी दबाव बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीज फायर टूटा तो अमेरिका थाईलैंड और कंबोडिया से टैरिफ छूट पर चल रही बातचीत को रोक देगा। सीज फायर के बाद कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने खुलकर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। गौरतलब है कि इस नॉमिनेशन के बाद ट्रंप ने कंबोडिया पर लगा टैरिफ कम कर दिया था। पहले 49 था, बाद में 19 ही रह गया। लेकिन थाईलैंड का रिएक्शन थोड़ा सा ठंडा था। उन्होंने सीज फायर वार्ता के लिए हामी तो भरी, लेकिन ट्रंप को धन्यवाद भी कहा, लेकिन ये बात कभी साफ शब्दों में नहीं कही कि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौता कराया। साथ ही साफ कर दिया कि शांति सिर्फ तभी टिकेगी जब दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत होगी। मतलब दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन इस बात पर कोई नतीजा नहीं निकला कि ग्रीव रिवियर मंदिर जो है किस देश का है, यानी लड़ाई का मसला हल नहीं हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन का आरोप भी लगाते रहते हैं। ट्रंप का चौथा दावा कांगो और रवांडा से जुड़ा है। कांगो और रवांडा अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ते हैं। ये दोनों पड़ोसी हैं। 2025 की शुरुआत में इन दोनों के बीच बरसों पुराना तनाव फिर से भड़क गया। इसके पीछे वजह था M23 विद्रोही गुट। इसी बरस इस गुट के लड़ाकों ने कांगो के कीमती खनिजों से भरे इलाके पे कब्जा कर लिया था। कांगो का आरोप था कि इस गुट को रवांडा से समर्थन मिलता है, लेकिन रवांडा इन आरोपों को खारिज करता रहता है। कई महीनों की तनातनी के बाद 27 जून को दोनों देशों के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने 2024 की सीज फायर डील को फिर से मानने का वादा किया। ट्रंप ने तुरंत इसका क्रेडिट लिया, कहा कि मैंने उस जंग में शांति बनाई है जो सबसे भयानक जंगों में से एक थी। For 35 years a war raged between Rwanda and the Republic of the Congo. रवांडा और कांगो के बीच 35 साल तक जंग चली। इसमें 90 लाख लोग मारे गए। ये जंग 30 साल से ज्यादा समय तक चली। अब समझौते पर साइन करने के लिए उन देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। मैंने ये जंग रुकवाकर कई जिंदगियां बचा ली। We have the foreign ministers to all sign the war stop, but I got it stopped and saved a lot of lives.
इस केस में सीज फायर का क्रेडिट अगर ट्रंप को दे भी दिया जाए तब भी एक पेच रह जाता है। M23 गुट खुद इन शांति वार्ताओं में शामिल ही नहीं था। उसका कहना है कि यह समझौता उस पर लागू ही नहीं होता है। डील होने के बाद भी अगस्त में कई बार कॉन्गो और M23 गुट एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन ने BBC से कहा कि कॉन्गो और रवांडा के बीच अब भी लड़ाई जारी है, यानी अगर कोई सीज फायर हुआ भी था तो टिका नहीं है। ट्रंप का अगला दावा इथियोपिया और इजिप्ट के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। मिस्र और इथियोपिया के बीच पहली और आखिरी जंग 1874 और से लेकर 1876 के बीच हुई थी, लेकिन पिछले 12 सालों से दोनों देशों के बीच इथियोपिया के ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम यानी GERD को लेकर विवाद है। ये डैम नील नदी पे बनाया गया है। 2022 से इस डैम पर काम शुरू हो गया था। इथियोपिया कहता है कि ये डैम उनकी प्रगति और बिजली का आधार है, लेकिन मिस्र का कहना है कि इससे उनके देश के हिस्से का पानी खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर कई जिंदगियां टिकी हुई हैं। दोनों देशों में इस साल जून के आखिर में बातचीत फेल हो गई, कोई समझौता नहीं हुआ। इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फिर से लिखा, अगर मैं मिस्र होता तो मुझे नील का पानी चाहिए ही चाहिए। साथ ही कहा कि अमेरिका जल्द इस विवाद को सॉल्व कर देगा। फिर ट्रंप ने एक और दावा किया, कहा कि इस डैम को आंशिक रूप से अमेरिका ने फंड किया है, लेकिन व्हाइट हाउस से जब पूछा गया तो उनके पास कोई क्लियर जवाब ही नहीं था। ट्रंप ने फिर लिखा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, भले ही मैंने मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति कायम कर दी हो। इथियोपिया ने अमेरिका के पैसों से जो विशाल डैम बनाया है, इससे नील का पानी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन इथियोपिया ने तुरंत जवाब दिया कि ट्रंप का दावा झूठा है, डैम पूरी तरह से उनके देश के पैसों से बना है, किसी विदेशी मदद से नहीं। इन सभी दावों से इधर ये दोनों देश जो हैं हमेशा एक लड़ाई से सिर्फ एक ही कदम दूर रहते हैं, मसला हल होने से कोसों दूर है। ट्रंप का 6वां और 7वां दावा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था। इनमें से एक सर्बिया और कोसोवो को लेकर है। साल 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अलग होकर अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। अब तक 92 देश कोसोवो को स्वतंत्र मान चुके हैं, लेकिन सर्बिया अब भी उनकी संप्रभुता नहीं मानता। जून 2025 में दोनों देशों में तनाव फिर से भड़क गया। तभी ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा कि सर्बिया और कोसोवो लड़ाई की कगार पर थे। मैंने कहा अगर लड़े तो अमेरिका से कोई ट्रेड नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तो फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे। जब यह सवाल व्हाइट हाउस से पूछा गया तो ट्रंप की टीम ने सिर्फ एक पुराने समझौते का हवाला दिया। कहा कि सितंबर 2020 में व्हाइट हाउस में हुए एक एग्रीमेंट में दोनों देशों ने इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन पे समझौता किया था। तो मतलब हुआ कि ट्रंप ने 2020 में यह जंग रुकवाई थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह समझौता ज्यादातर आर्थिक और ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस को लेकर था। सर्बिया और कोसोवो के बीच विवाद की प्रमुख वजह यानी कोसोवो को मान्यता देने के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई थी। इस पूरी लिस्ट में आखिरी जंग है आर्मेनिया और अजरबैजान की। इनके बीच पिछले 40 सालों से विवाद चल रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नागोर्नो काराबाख। साल 2020 में अजरबैजान ने सैन्य कार्रवाई करके इसके एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। रूस ने उस समय बीच बचाव किया और लगभग 2000 शांति सैनिक तैनात कर दिए थे, लेकिन सितंबर 2023 में हालात फिर से बिगड़ गए। अजरबैजान ने अचानक हमला करके नागोर्नो काराबाख के बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इस इलाके में प्री सोवियत दौर से आर्मेनियाई लोग बसे हुए थे। 8 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन में अचानक ऐलान हुआ कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हो गया है। अब इस डील का जो सबसे चर्चित हिस्सा था वो ये था कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या हुआ कि आर्मेनिया जो है अमेरिका को एक रास्ता देगा, एक ट्रांजिट कॉरिडोर देगा अपनी ज़मीन से। आर्मेनिया की ज़मीन से गुजरता हुआ एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा। अब दोनों देशों के नेताओं ने ट्रंप को समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पूरी तरह शांति में अभी भी बहुत रुकावटें हैं। अजरबैजान चाहता है कि आर्मेनिया अपने संविधान से नागोर्नो काराबाख का जिक्र हटा दे, और दूसरी तरफ अजरबैजान अब भी आर्मेनिया की कुछ ज़मीन पर काबिज है। सीमा तय नहीं हो पाई है। दोनों देशों में कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं हैं, बॉर्डर बंद है, यानी शांति की तस्वीर व्हाइट हाउस में तो खींची गई, लेकिन ज़मीन पर
नहीं उकेरी गई है। ये तस्वीर तो साफ हो गई कि ट्रंप ने असल में कितनी जंगें रुकवाई। अब अगला सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई पीस प्रेसिडेंट हैं? ट्रंप और उनकी टीम उन्हें पीस मेकर कहती है, लेकिन उनके कदम कई बार इसके उलट दिखे। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा कैनाल पर कब्जे की धमकी दी। फिर कभी गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने का प्रस्ताव दिया। वैश्विक व्यापार को भी उन्होंने बड़ा झटका दिया। 1930 के बाद की सबसे बड़ी टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया। कई देशों के साथ टैरिफ वॉर शुरू कर दिया, और जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही थी, ट्रंप ने उसे छलावा के खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की बॉडी WHO और पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर खींच लिया। द लैंसेट की एक रिपोर्ट दावा करती है कि आने वाले 5 सालों में 1.4 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ के आसपास लोग ट्रंप की नीतियों की वजह से अपनी जान गंवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका की USAID एजेंसी को कमजोर कर दिया है और मानवीय मदद काट दी है। यानी ट्रंप की दुनिया में शांति का दावा जो है और नीतियों की हकीकत जो है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग कहानियां हैं, शीर्षाभिमुख है। ऐसे में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा या नहीं, और मिलना चाहिए भी या नहीं, ये दोनों सवाल अभी मौजूद हैं, काबिज हैं, जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए हैं। ईरान के राजदूत को 7 दिन के भीतर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का हुक्म दिया है और ईरान से अपने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने किसी राजदूत को निष्कासित किया है। लेकिन इस फैसले के पीछे वजह क्या है, खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सुनिए। Since the terrible events of October 7, 2023, we have witnessed a number of appalling 7 अक्टूबर 2023 की भयानक घटनाओं के बाद से हमने ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी पर कई डरावने और निंदनीय हमले होते देखे। मैंने साफ कहा था कि ऐसी घटनाओं की ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है, और मैंने चाहा था कि ASIO और AFP इन्हें तुरंत जांचें। अब ASIO के पास सबूत हैं कि इन हमलों में से कम 2 के पीछे ईरानी सरकार का हाथ था। that the Iranian government directed at least 2 of these attacks. अल्बनीज का आरोप है कि ईरान ने साल 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर 2 यहूदी विरोधी हमलों की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIO की एक जांच का हवाला दिया है, जिसका दावा है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने ऑस्ट्रेलिया के लोकल क्रिमिनल गैंग्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया। अक्टूबर 2024 में सिडनी के लुई कॉन्टिनेंटल किचन कैफे और दिसंबर 2024 में मेलबर्न के अडास इजराइल सिनेगॉग पे आगजनी हुई थी। ये सिनेगॉग 1960 के दशक में होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स ने बनाया था। सिनेगॉग यानी एक ऐसी जगह जहां यहूदी पूजा अर्चना के लिए जमा होते हैं। दिसंबर 2024 में हुए हमले में यहूदी उपासकों को जान बचा के भागना पड़ा था। ये दोनों घटनाएं एक सिलसिले का हिस्सा थीं। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से इस तरह के हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब अगली सुर्खी, वियतनाम से आई हुई ये तस्वीरें देखिए। काजिकी तूफान ने वियतनाम में तबाही मचा दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। लगभग 7,000 घरों को नुकसान हुआ है और 28,000 हेक्टेयर से ज़्यादा धान की फसल पानी में डूब गई है। 18,000 पेड़ उखड़ गए हैं। 331 बिजली के खंभे गिर गए हैं और कई प्रांतों में बिजली ठप पड़ गई है। ये तूफान 25 अगस्त को वियतनाम के तट से टकराया। उस वक्त हवाओं की रफ्तार करीब 117 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके पहले ही सरकार ने तटीय इलाकों से 6 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। 16,500 सैनिक और 1 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तैनात किए गए हैं। इससे पहले काजिकी चीन के हैनान द्वीप से टकराया था, हालांकि वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल थाईलैंड में भी चेतावनी जारी है कि निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुक्रिया।